अच्छी चली है, बहुत शानदार चली है। इस सदन की कार्यवाही अच्छी चली है। हर दिन आप सुनते थे ना कि नहीं चली है, आज भी नहीं चल पाई है, आज केवल 4 मिनट चली है, आज केवल 5 मिनट चली है। और 6 बजे तक चलने वाली संसद 7:47 तक चली है। 8 बज गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको बताता हूं कि देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, फिर से कह रहा हूं, देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबर है जो आपको देखना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए। 8 से 9 सीधे मुद्दे की बात में केवल वही बात करता हूं, इधर उधर की बात नहीं करता हूं। आज देश की कौन सी खबर आपको देखना जरूरी है, मध्य प्रदेश की कौन सी खबर देखना जरूरी है, छत्तीसगढ़ की कौन सी खबर देखना जरूरी है, केवल उसी की बात करता हूं। तो चलिए आपको एक एक करके बता देता हूं कि आज कौन कौन सी खबर आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको संसद की तस्वीर दिखाऊंगा। आज संसद में संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन था। राहुल गांधी दोपहर करीब 2 बजे बोलने आए। हाथ में संविधान और मनुस्मृति लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए। उसके बाद शाम को प्रधानमंत्री भी आए। सुना ही रहे हैं लगातार। संसद में आज की चर्चा कैसी रही, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरी खबर में बात देश के किसानों की करेंगे। कड़ाके की ठंड में हमारे देश के किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बार बार दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और पुलिस से झड़प हो रही है, लौट जा रहे हैं। लेकिन इस बार आगे का प्लान बता दिया है, विस्तार से आपको भी बताऊंगा। तीसरी खबर में आपको इंदौर की कहानी दिखाएंगे। जानते हैं इंदौर के भिखारी बहुत अमीर हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर कैसे पैसा कमा रहे हैं और कैसे इस बात का पता चला। चौथी खबर में बात करेंगे भोपाल की। जानते हैं बच्चों से कोचिंग के नाम पर पैसे लिए और फरार हो गए। कुछ देर पहले रायपुर की खबर दिखाई थी, अब परेशान करने वाली खबर भोपाल से आई है। छात्र परेशान है, इसलिए विस्तार से बात करेंगे। पांचवी खबर में आपको ठंड का हाल बताएंगे। आपके प्रदेश में ठंड कैसी है जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। भोपाल में तो इतनी ठंड बढ़ रही है भाई साहब, इतनी ठंड बढ़ रही है कि लोगों की जान चली जा रही है। छठवीं खबर में बात रायपुर की करेंगे। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी को चाकू मार दिया और घर में आग लगा दी। और जानते हैं आग का शिकार खुद पति ही हो गया। पूरी कहानी बताएंगे। इतना गुस्सा ठीक नहीं। सातवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश भेजने की तैयारी कर रही है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। अब तो मैंने आपको लिस्ट बता दी है, लेकिन पहली खबर क्या है अब आपको बता देता हूं। आप तो समझ गए होंगे कि पहली खबर किससे जुड़ी है, संसद से जुड़ी। संविधान पर चर्चा, राहुल वर्सेस मोदी। आज यही हुआ है, इसलिए इसके अलावा कुछ नहीं जाएंगे। राहुल ने क्या कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जवाब दिया। संविधान पर चर्चा, राहुल वर्सेस मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री बोल लिए हैं संसद में, अभी बोलने से पहले खत्म किया है अपना भाषण। अगर बोल रहे होते तो आज सीधे मुद्दे की बात आप नहीं देख रहे होते, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुन रहे होते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चूंकि बोल चुके हैं और शायद उन्होंने मौका दे दिया कि जाओ ज्ञानेंद्र तिवारी जी लो अपनी जिद्दी और सीधे मुद्दे की बात का शो दिखा दो जनता को। तो संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर विस्तार से चर्चा की है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस संविधान का शिकार करती रही है। संविधान संशोधन करने का खून कांग्रेस के मुंह लगा। संविधान को लेकर कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे सवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कई सवाल उठा दिए, इतिहास याद दिला दिया है। पीएम मोदी से पहले राहुल गांधी ने भी संसद में संविधान पर चर्चा में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। एकलव्य, द्रोणाचार्य से लेकर अडानी तक का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। ये रिपोर्ट देख लीजिए और समझिए कि कौन किस पर भारी रहा है। सुनिए। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में
संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू से लेकर गांधी परिवार के एक एक सदस्य पर निशाना साधा। नेहरू की सत्ता पर सवाल उठाए, इंदिरा गांधी के शासन पर प्रहार किया, राजीव गांधी के फैसलों को याद दिलाया और राहुल गांधी को तो अहंकारी कह दिया। पूरे परिवार पर कैसे पीएम मोदी ने सवाल उठाए हैं, ये भी सुनिए। पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। आदरणीय सभापति जी, करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीन लिए गए। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है और वो सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है। ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, राजीव जी ने खाद पानी दिया। इसीलिए कह रहा हूं, पूरे परिवार पर सवाल उठाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, इसलिए आपको विस्तार से सुना दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद अब देश में सदन में बैठने वाले नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है और जो दूसरा सबसे बड़ा दल है उसके पार्टी के सुप्रीमो का बयान आया है। आप समझ गए होंगे कि संसद में जिसकी सहभागिता दूसरे नंबर पे विपक्ष में सबसे ज्यादा है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है। अखिलेश यादव की ये पहली प्रतिक्रिया सबसे पहले विस्तार न्यूज में देखिए और इसके बाद आपको राहुल गांधी और गांधी परिवार पर हमला बोला था प्रियंका गांधी ने, प्रियंका गांधी की भी प्रतिक्रिया सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण। आपसे बेहतर कौन जानता होगा जुमले से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला, महंगाई कम होगी जुमला निकला। उत्तर प्रदेश में अगर याद होगा आपको
कि जानवरों से सड़कें खाली हो जाएंगी, जानवर सड़कों पे नहीं दिखेंगी, वो भी जुमला निकला। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जुमले पर जुमले सुन रहे थे, किसान आंदोलन से संबंधित बात पर भी बोल रहे थे अखिलेश यादव। लेकिन प्रियंका गांधी ने क्यों कह दिया है कि ये क्लास लगी हुई थी, ये मैथ्स की क्लास लगी थी और गणित की क्लास में छात्र क्या होते समझ गए आप? सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, तुरंत प्रतिक्रिया आई है, तत्काल सुना रहा है विस्तार में। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली और कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी ने ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लग गए कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं अपना सर छू रहे थे। देखा आपने प्रियंका गांधी कैसे बता रही थी कि नड्डा जी को नींद आ रही थी, अमित शाह से सर छू रहे थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि बोर कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण ने। प्रियंका गांधी ऐसा कह रही हैं, अखिलेश यादव कह रहे थे जुमले पर जुमले सुन रहे थे। खैर, बड़े बड़े नेताओं की बात है, बड़े बड़े सदनों में हुई है। हर दिन आपको दिखा रहा था सदन नहीं चली, आज सदन चली तो अपने समय सीमा से ज्यादा चल गई। और इसलिए आपको सीधे मुद्दे की बात में विस्तार से हर बयान, हर तस्वीर का विश्लेषण करते हुए खबर बता रहा था। आगे बढ़ने का समय हो गया और अगली खबर क्या है ये बता देता हूं आपको। अगली खबर क्या है आपको पता है? आपसे जुड़ी हुई है, देख लीजिए। दिल्ली जा रहे किसानों पर पानी की बौछार। अब देखिए, किसानों की बात तो करनी पड़ेगी भाई साहब, देश का अन्नदाता है और परेशान है अपनी मांगों को लेकर, इसलिए किसानों की बात करनी पड़ेगी। राजधानी दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है, आज ठंड से भी एक खबर दिखाऊंगा। ठंड जान ले रही है। आज ठंड की एक खबर दिखाऊंगा आपको कि कैसे सावधान रहना है और कहां ठंड से जान जा रही है। लेकिन राजधानी दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। इसी कड़ाके की ठंड में हमारे देश के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और किसानों को रोकने के लिए पुलिस किसानों पर पानी की बौछार कर रही है। एक तो ठंड, ऊपर से पानी, परेशान करने वाली तस्वीर है, इसलिए चर्चा जरूरी है इस पर। हरियाणा पंजाब के संभू बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष देखने को मिला। आज ही मिला। दोपहर करीब 12 बजे 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग कर रखी थी और किसानों को रोकने की कोशिश की। करीब 40 मिनट तक किसानों और पुलिस के बीच क्या चली? बहस हुई। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। किसानों और पुलिस के बीच झड़प इतनी बढ़ गई कि पुलिस को आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस और किसानों के बीच हुई इस झड़प में करीब 10 किसान घायल भी हो गए। पिछले 1 महीने से किसान आंदोलन चर्चा में है। 1 महीने में क्या क्या हुआ, बहुत जल्दी से आपको विस्तार से बता देते हैं। जल्दी से विस्तार से बताने के लिए आपको स्क्रीन देखना पड़ेगा। 18 नवंबर को किसानों ने 18 नवंबर को किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया। इसके बाद किसानों ने 6 दिसंबर को हरियाणा पंजाब के संभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने की कोशिश की। हरियाणा पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसके बाद किसान वापस लौट गए। ठीक 2 दिन बाद 8 दिसंबर को किसानों ने दोबारा दिल्ली मार्च की कोशिश की। एक बार फिर हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई, लेकिन किसान वापस लौट गए। और अब आज यानी 14 दिसंबर को एक बार फिर 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसान पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस को आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। 10 किसान घायल हो गए। किसानों और पुलिस के बीच हुई इस झड़प पर पहले एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए, फिर आगे किसानों का प्लान विस्तार से बताऊंगा। देखिए। देश के किसान मजदूर के लिए कारपोरेट हमारी खेती मंडी को खत्म ना कर दें और किसान की पैदावार, उसकी उपज का उन्हें खरीद का गारंटी कानून मिले। खेतिहर मजदूर को 200 दिन नरेगा और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन 307वें दिन में पहुंच चुका है और अमर अनशन इस समय 19वें दिन में पहुंच चुका है।
ये देश के अन्नदाता हैं, अगर ये परेशान हैं तो देश परेशान है। किसान अपनी 12 मांगों को लेकर इस बार दिल्ली मार्च कर रहे हैं। इसमें एमएसपी गारंटी, मुआवजा और पेंशन से लेकर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के सुझाव लागू करने की मांग शामिल है। किसानों ने इस साल 13 फरवरी को अपनी 12 मांगों के साथ किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत की। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान संगठन इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। किसानों ने अपना अगला प्लान भी बता दिया है, वो भी विस्तार से जान लीजिए और देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। किसानों ने 16 दिसंबर को पंजाब छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। ठीक 2 दिन बाद 18 दिसंबर को किसान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रेल रोको अभियान चलाएंगे। 18 दिसंबर तक किसानों का कोई जत्था दिल्ली कूच नहीं करेगा, मतलब दिल्ली के लिए रवाना नहीं होगा। शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ेगा। आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। सीधे मुद्दे की बात यही है, देश के अन्नदाता सड़क पर हैं। ठीक नहीं लगता है। सरकार और किसानों को आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए, समाधान निकालना चाहिए और किसानों की मांग पर विचार करना चाहिए, जो कि सरकार ने इससे पहले किया भी है। इसीलिए धरना खत्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये आपको बता देता हूं। कलेक्टर की वेतन की खबर नहीं है, लेकिन कलेक्टर के बराबर वेतन अगर किसको मिलने लग जाए। इंदौर के भिखारी अमीर हैं। अब सोचिए, भीख मांगने वाले लोग, वैसे शब्द तो ठीक नहीं लगता, लेकिन अब आम बोलचाल की भाषा में भीख मांगने वाले भिखारी इसी तरह से लोग कहते हैं, इसलिए मैं उस भाषा का इस्तेमाल करता हूं जो आप समझ जाएं। इंदौर के भिखारी अमीर हैं। क्यों कह रहा हूं? एक कलेक्टर का वेतन कितना होता है? सोचिए कितना होता है। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ 1,60,000 रुपए। कलेक्टर बनने के लिए इंसान दिन रात पढ़ाई करता है, तब जाकर 1,60,000 रुपए महीने के मिलते हैं। और वहीं इंदौर के भिक्षु, जिन्हें हम आम भाषा में भिखारी भी कह देते हैं, इंदौर के कुछ भिखारी ऐसे हैं जो महीने के लाखों रुपए सिर्फ भीख मांग कर कमा रहे हैं। अंदर जिज्ञासा पैदा हुई नहीं कि खबर क्या है, तो चलिए विस्तार से बता देता हूं, पूरी खबर जान लीजिए। दरअसल इंदौर को प्रशासन भिक्षुक मुक्त शहर बनाने पर काम कर रहा है। शहर के अलग अलग हिस्सों में भिक्षावृत्ति करने वालों, आम भाषा में कहें तो जो लोग भीख मांगने वाले हैं, उनका रेस्क्यू कर उन्हें शहर से बाहर भेजा जा रहा है। इंदौर प्रशासन इस काम में लगा हुआ है। ऐसी ही एक महिला को महालक्ष्मी मंदिर से पकड़ा गया और उसने जो खुलासे किए उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उस महिला ने रेस्क्यू टीम को बताया कि पिछले 10 दिनों में उसने भीख मांगकर 75,000 रुपए कमाए हैं। ठीक सुन रहे हैं? कितना? 75,000 रुपए। जब अधिकारियों ने ये बात सुनी तो वो भी दंग रह गए। उस महिला भिक्षु के पास क्या क्या मिला जानते हैं? 100 के कितने नोट मिले हैं आपको बताऊं? 500 के कितने नोट मिले हैं? कितने सिक्के मिले? सबका हिसाब किताब है। चलिए पूरी डिटेल बता देता हूं आपको, सब कुछ दिखा देता हूं। इस महिला से 10 के 280 नोट मिले हैं, 20 के 305 नोट, 50 रुपए के 174 नोट, 100 रुपए के 423 नोट और 500 रुपए के 22 नोट। ये कुल नोटों का आंकड़ा है। सोचिए, 100 रुपए के तो 423 नोट हैं। सिक्कों की बात करें तो 32 सिक्के भी मिले हैं। इसलिए इतने विस्तार से बता रहा हूं क्योंकि लाखों रुपए किससे कमाया जा रहा है? भीख मांगकर। इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और शहर के लोग भी दरिया दिल हैं, गरीबों को पैसे भी दे देते हैं। लेकिन भाई साहब, इतना पैसा दे रहे हैं, ये तो वाकई में चौंकाने वाला आंकड़ा है। अब ये भिखारी क्या जब भीख मांगने जाते हैं तो पैसों की डिमांड करते हैं। क्या कहते हैं कि हमें 10 नहीं 50 रुपए दीजिए या ज़्यादा पैसे दीजिए, और जितना पैसा मांगा जाता है लोग उतना पैसा दे भी देते हैं। ऐसा है क्या? आपके मन में क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है तो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए, इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी यहाँ के व्यापार और उद्योगों के चलते कहा जाता है, लेकिन यह आर्थिक राजधानी क्यों है? दादा, कितने रुपए कमा लेते हो दिन भर में? मैं तो काम करता हूँ यहाँ पे। काय का काम करते हो? ये फूल पे। अच्छा। तो यहाँ तो बैठे हो? ये गया अभी 2 पैसे कमा ले बेटा, बंद हो गया था काम हमारा।
कहीं जाना है, उनके पास पैसे नहीं है खाने के लिए भी, और उनको कहीं जाना है, काम से आए थे इसलिए। खुले नहीं थे ना मेरे पास, इसलिए मैंने 50 दिए उनको। शूटर ले रहे। शूटर ले रहे हो? हाँ। अभी तो वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। नहीं शूटर ले रहे। मैं तो काम करती भैया। क्या काम करते हो? झाड़ू पोछा। तो अभी तो आप पैसे मांग रहे थे उससे। नहीं मांगे भैया, मैं तो कहाँ देगी भाई। क्या काम करते हो तुम? कौन? तुम? मैं कहीं नहीं, मैं कहीं है थोड़ा कहीं घूम फिर लेती इधर उधर। हाँ। बस। और लोग क्या क्या दे देते हैं तुमको? कहीं नहीं दे। मानते नहीं है कि हाँ भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की कमाई ये लोग कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि लोग कितना दान देते हैं। इंदौर प्रशासन की टीम हर दिन ऐसे भिक्षुओं को पकड़ रही है। इसी महीने हुई एक कार्रवाई में लवकुश चौराहे के नजदीक से टीम ने एक भिक्षुक परिवार का रेस्क्यू किया था। इसमें पति पत्नी और उनके बच्चे भिक्षावृत्ति करते पाए गए और जब उनकी कमाई का खुलासा हुआ तो वो भी चौंकाने वाला था। इस परिवार की महीने की कमाई 2.5 से 3 लाख रुपए थी। प्रशासन इन भिक्षुओं का रेस्क्यू कर उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में ले जाता है, लेकिन ये भिक्षु जैसे ही आश्रम से बाहर आते हैं तो फिर से ये काम शुरू कर देते हैं। अब प्रशासन ने इंदौर को भिक्षु मुक्त कराने की पहल की है। अब इसको लेकर प्रशासन की पूरी प्लानिंग क्या है, जिला कार्यक्रम अधिकारी बता रहे हैं, सुन लीजिए। लगातार पिछले 6-7 महीनों से प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही है और आपने देखा होगा कि चौराहों पर, मंदिरों पर काफ़ी संख्या इनमें कमी आई है, भारी संख्या में कमी आई है। और आपने देखा होगा कि कभी कुछ दिनों पहले हमने एक महिला पकड़ी थी, उसके पास से लगभग 75,000 रुपये नगद उसके पास मिले थे। वो उसका ये कहना था कि उसकी 10-12 दिन की कमाई है। अब 10-12 दिन की कमाई में यदि कोई महिला 75,000 रुपये कमा रही है तो आप समझ सकते हैं कि कितना दान या भिक्षा उसको मिल रही है। तो ये मेरी सभी से ये अपील है, सभी नगरवासियों से, कि भिक्षावृत्तियों को कृपया बढ़ावा न दें। जब तक उनको भिक्षा मिलती रहेगी वो भिक्षुक रोड पर हमें दिखते रहेंगे। प्रशासन की कार्रवाई का असर भी देखने को मिल रहा है। शहर के मुख्य मंदिरों में से ये भिक्षु अब गायब हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी जरूरतमंद की मदद मत कीजिए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कोई ठंड से तड़प रहा है, तकलीफ में है, आप उसे कंबल ना दें। कोई भूखा है तो उसे खाना ना खिलाएं, मदद कीजिए, लेकिन जरूरतमंद की। इसे धंधा या व्यापार मत बनने दीजिए। और हाँ, सुन लीजिए ध्यान से, भीख मांग कर बड़ा बनने का आइडिया अगर दिमाग में आ रहा है तो ऐसा आइडिया बिल्कुल नहीं लाना है। मेहनत करके ही पैसा कमाना है। ये नहीं कि मैंने खबर आपको बता दी और आपको पता चल गया कि अरे भाई ये तो लाखों रुपए कमा ले रहे हैं, तो छोड़ो सब कुछ, सड़क पे बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, समझ गए आप। चलिए विस्तार से आपको बता दी, इंदौर में जो भी प्रयोग होता है वो आपको मैं दिखाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या? अगली खबर आपके बच्चों से जुड़ी हुई है। और अगर आपके बच्चे कोचिंग करते हैं तो इस खबर को देख लीजिए। कोचिंग के नाम पर पैसे लिए और फरार हो गए। मैं ऐसी खबरें क्यों दिखाता हूं? क्यों? क्योंकि आपके बच्चे भी IIT और JEE की कोचिंग कर रहे होंगे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। कोचिंग करने के लिए आपने भोपाल, जबलपुर, इंदौर, दिल्ली, रायपुर, बिलासपुर भेजा है कि नहीं? अपने बच्चों को भेजा है ना कि भाई जाओ कोचिंग कर लो, भेजा है। अगर कोचिंग के लिए भेजा है तो ध्यान से इस खबर को देख लें। अगर आपके बच्चे कोचिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी हुई है, आपके बच्चों से जुड़ी हुई है। भोपाल के MP नगर जोन 2 के एक जाने माने कोचिंग संस्थान के टीचर संस्थान पर ताला लगाकर फरार हो गए, जिसके बाद परिजन भी डरे हुए हैं। बच्चे भी सोच में पड़ गए हैं कि भाई क्या हो गया। आप भी सोच में पड़ गए होंगे, इसलिए चलिए पूरी खबर बता देता हूं कि कहां की खबर है। इस कोचिंग संस्थान का नाम है फिटजी। आपने भी ये नाम सुना होगा। भारत के कई शहरों में इस संस्थान की ब्रांच है। भोपाल के MP नगर जोन 2 के इस कोचिंग संस्थान में 600 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं। इस संस्थान पर अब ताला लग गया है और जैसे ही ये बात कोचिंग कर रहे बच्चों के परिजनों को पता चली तो उन्होंने MP नगर थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। पहले आप बच्चों के माता पिता का पक्ष जान लीजिए, क्योंकि इन्होंने लाखों रुपए एडवांस इस संस्थान को दिए थे, इसलिए इनका पक्ष सबसे पहले आपको सुनना जरूरी है। सुनिए क्या कह रहे हैं बच्चों के माता पिता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फिटजी कोचिंग क्लास के करीब 600 बच्चों का भविष्य अब अधर में लटक गया है। हमने तो ये सोच कर डाला कि बहुत अच्छी क्लास है,
बट 9th ही सेक्शन पूरा नहीं हुआ इन लोगों का, और उसी में इन्होंने आधे में फिनिश कर दिया इसको। तो पहले से ये इशू चल रहा था, लेकिन किसी भी फैकल्टी ने पहले से नहीं बताया कि ये मतलब वो हम लोग के साथ धोखा करते रहे टीचर्स ने बोला, लेकिन फिर 1 महीने बाद फिर वो इशू हुआ, सारे टीचर रिजाइन कर दिए, सारे भाग। एडवांस से हमारे 4 लाख अभी तक चेक कहाँ पे है? वो निकल गए पैसे सर कहाँ निकले अभी? 1,85,000 मोबाइल क्रेडिट कर चुके हैं, और बच्चों की अभी 15 दिन से क्लासेस नहीं लग रही है, और अलग से हम जीवीएन की 60,000 रुपये फीस अलग से दे रहे हैं, तो समथिंग हमारे 10 लाख के समथिंग पैसे चला गया वो। परिजनों ने जो शिकायत की है उसमें कई गंभीर आरोप फिटजी पर लगाए हैं। परिजनों के आरोप क्या हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। बच्चों के माता पिता ने पुलिस में शिकायत की और कहा कि फिटजी ने एडमिशन के लिए एडवांस फीस मांगी और ये फीस अलग अलग 3 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराई गई, अलग अलग। फिटजी ने 1 साल नहीं बल्कि 3-4 साल की एडवांस फीस एक साथ ले ली। अगर आपके बच्चे इन संस्थानों में पढ़ते हैं तो आप भी जानते होंगे कि इन संस्थानों में एक सब्जेक्ट की फीस लाखों में होती है, और परिजनों से इतनी एडवांस फीस लेकर ये संस्थान बंद हो गया। सोचिए, अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि संस्थान पर ताला क्यों लग गया, शिक्षक संस्थान छोड़कर क्यों चले गए। चलिए आपके इन सभी सवालों का जवाब भी बता देता हूँ। विस्तार न्यूज़ है, हर पक्ष दिखाता है, बच्चों के परिजनों का पक्ष दिखाया, अब फिटजी का भी पक्ष देख लीजिए। ये कोचिंग सेंटर दिल्ली से संचालित होता है, यानी दिल्ली से चलता है, और वहीं से पूरा मैनेजमेंट देखा जाता है। फिटजी के शिक्षकों ने बताया कि उन्हें 2 महीने से सैलरी ही नहीं दी गई। बहुत से शिक्षक ऐसे थे जिन्हें कई महीनों से वेतन ही नहीं मिला था। इसका मतलब बच्चों के फीस एडवांस लिए जा रहे थे, लेकिन टीचर को वेतन तक नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से शिक्षकों ने पढ़ाने से मना कर दिया। वजह समझ गया? हमारी टीम ने भोपाल के फिटजी संस्थान के एक शिक्षक से भी बात की है और पुलिस अधिकारियों से भी बात की है। पुलिस और फिटजी के शिक्षक का पक्ष भी सुनिए क्या कह रहा है। इसमें क्या है ना, सैलरी के इश्यूज रहे हैं इस पूरे साल में, स्पेशली लास्ट के 2 महीने से ये सैलरी आई नहीं है, तो उससे क्या है कि सारे टीचर्स भी डर गए, उनको भी आगे अपना फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। अदरवाइज सारे लोग फिटजी से बहुत सालों से जुड़े रहे हैं, बट ऐसी फाइनेंशियल समस्या फंस गई है कि वो भी घबरा गए। हाँ, एक इंस्टीट्यूट के खिलाफ लगभग 15-20 पेरेंट्स उपस्थित हुए, जिन्होंने शिकायत दी है, उन्होंने फीस ली है और पढ़ाई नहीं करवा रहे। इस संबंध में प्रथम दृष्टया संज्ञेयवाद तो परिलक्षित नहीं होता है, लेकिन इनको हमने बतलाया गया ये हम इसमें विधिक अभिमत लेंगे। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का बताए तो हम उसमें FIR जो भी सेक्शन वो बताएंगे उसमें पंजीकृत करेंगे। हर जगह पैसा नहीं देना है, पहले जांच पड़ताल कर लेना है। बच्चों के भविष्य को लेकर हर माँ बाप चिंता करते हैं, इसलिए सोच समझकर फैसला करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है ये बता देता हूँ आप, और सुनिए, खुशखबरी आ रही है, बताऊँगा। क्रिकेट से जुड़ी हुई है, लेकिन इस खबर के बाद बताऊँगा। विस्तार न्यूज़ से जुड़ी है, इस खबर के बाद बताऊँगा। और अभी ठंड की बात मैंने आपसे कहा था ना कि ठंड में लोगों की जान ले रही है। देख लीजिए, ठंड इतनी बढ़ गई है कि जान ले रही है। मैंने आपको बताया कि ठंड की वजह से लोगों की जान जा रही है। सर्दी के कपड़े निकाल लीजिए भाई साहब, नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए। ठंड के कपड़े निकाल लीजिए। अपनी अलमारी से पुराने सर्दी के कपड़े और मफलर निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए। फिर कह रहा हूँ, क्योंकि भोपाल में ठंड की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। पूरी खबर क्या है चलिए विस्तार से बता देता हूँ। ठंड जान ले रही है, ठंड। मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ गई है भाई साहब, इतनी ठंड पड़ रही है कि हाथ पैर कांप रहे हैं। और अब इस सर्दी का सितम आम लोगों पर भी दिखाई देने लगा है। भोपाल में 3 लोगों की मौत हो गई है। हाँ, मौत हो गई है। और किसी की मौत होना बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है, और वो भी ठंड की वजह से। सोचिए, 300 शहर के अलग अलग इलाकों में फुटपाथ पर मिले हैं। अब सवाल ये है कि जब अकेले भोपाल में 11 रैन बसेरे हैं जिसमें 7,000 से ज़्यादा लोग रह सकते हैं, तो फिर लोग सड़क पर सोने के लिए मजबूर क्यों हुए भाई? भोपाल में रात का तापमान लगभग 7 डिग्री तक पहुंच चुका है, फिर भी लोग बाहर क्यों सो रहे थे भाई? क्या रैन बसेरे रहने लायक नहीं है? क्या कोई कमी है इन रैन बसेरों में? ये सवाल आपके मन में है ना? यही हमारे मन में भी उठा। यही जानने के लिए हमारी टीम ने रैन बसेरों में जाकर वहां का हाल भी जाना है।
आप भी देखिए भोपाल के रैन बसेरों का क्या हाल है। उसके बाद आगे बात करेंगे। 3 लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं। देखिए, राजधानी में कड़ाके की ठंड की वजह से सड़क पर रहने वाले, रात बिताने वाले 3 लोगों की मौत हो गई है। प्राथमिक कारण यही आया कि सर्दी की वजह से मौत हुई है। राजधानी में प्रशासन ऐसे ही जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए इंतजामात करता है। यहाँ के सोने वाले मजदूरों की संख्या कम से कम लगभग 250 से 300 लोग हो जाते हैं और हमारे पास 184 बेड हैं। उसके बाद हम नीचे ज़मीन पे गद्दे लगाते हैं जिसमें ठंडक में ना सोए। आसपास भी कुछ लोग, हमको एक गाड़ी निगम से इलाज करी गई है जिसमें फुटपाथ पे जो भी लोग सोते हैं उनको उठाना हमारा काम है, उनको लाना है। नगर निगम 11 रैन बसेरे संचालित करता है और ज़रूरतमंदों की सुविधा के लिए ही संचालित करता है। कि सवाल यही है कि नगर निगम की इतनी चौकस व्यवस्था के बाद भी आखिर फुटपाथ पे ये मजदूर क्यों सो रहे थे जिनकी ठंड की वजह से मौत हो गई। अब भोपाल में जब 11 रैन बसेरे हैं तो ये लोग बाहर क्यों सो रहे हैं, सवाल तो है। और अगर बाहर सो रहे हैं तो ठंड से बचने के लिए अलाव क्यों नहीं जला रहे हैं, इसका जवाब भी आपको बता देता हूँ। एनजीटी ने खुले में अलाव जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है और यही कारण है कि लोग बाहर अलाव नहीं जला सकते हैं। बात अकेले भोपाल की नहीं है, गुना और खंडवा में भी कुछ ऐसा हुआ है जो डराने वाला है। खंडवा में एक 3 महीने की मासूम की मौत झुलसने से हो गई, तो वहीं गुना में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। अब ठंड में झुलसने से मौत कैसे हुआ भाई, कैसे हुई? आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा, यही सोच रहे हैं ना कि ठंड में लोग झुलस कैसे गए। तो चलिए ये भी आपको समझा देता हूँ। पहले बात खंडवा की कर लेते हैं। खंडवा के अम्बाड़ा गांव में 3 महीने की मासूम की गर्म पानी से जलने के कारण मौत हुई। हुआ ये कि माँ बच्ची को नहलाने के लिए बाथरूम ले जा रही थी। एक हाथ में बच्ची को गोद में लिए माँ और दूसरे हाथ से गर्म पानी के बर्तन में ठंडा पानी मिला रही थी। तभी बच्ची माँ की गोद में उछल कूद करने लगी और गर्म पानी में गिर गई, जिसकी वजह से बच्ची बुरी तरह जल गई और उसकी दुखद मौत हो गई। गुना की खबर भी बता देता हूँ। गुना में सर्दी से बचने के लिए एक महिला गैस पर हाथ सेक रही थी। तभी अचानक गैस से गायत्री देवी की साड़ी में आग लग गई और आग में झुलसने से उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में पारा लगातार गिर रहा है। कुछ बड़े शहरों का हाल आपको बता देता हूँ। आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि शिमला या मनाली का टेम्परेचर आपको बता रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं? कहाँ कहाँ क्या क्या पारा है देख लीजिए, आपको कहाँ सावधानी ज़्यादा बरतना है। पचमढ़ी में पारा 2 डिग्री तक पहुँच गया है। रायसेन में तापमान 3.8 डिग्री है। भोपाल का तापमान भी 3.8 डिग्री पहुँच गया है। राजगढ़ में भी तापमान 4 डिग्री है। ये न्यूनतम तापमान हम आपको बता रहे हैं। और खजुराहो में टेम्परेचर 5.6 डिग्री तक गिर चुका है। ये सबसे ठंड 5 शहरों का हाल मैंने आपको बता दिया। मतलब अगर आप इन शहरों में रहते हैं, इन शहरों में अगर आप रहते हैं तो समझ जाइए कि आपको सावधान रहना है। समझ गया? अच्छे से ठंड के कपड़े पहनकर ही बाहर जाना है। अच्छे से इसीलिए समझा रहा हूँ। आगे मौसम कैसे रहने वाला है ये भी जान लीजिए ताकि आप सावधान रहें। मौसम विभाग के मुताबिक 15 दिसंबर तक मौसम में ऐसा ही उतार चढ़ाव रहेगा। कभी तेज ठंड, कभी बारिश तो कभी बादल छाए रहेंगे। कड़ाके की ठंड का दौर 20 दिसंबर से शुरू होगा और जनवरी तक बना रहेगा। इन्हीं 40 दिनों में 20 से 22 दिन ठंडी हवाएं चलेंगी। सबसे ज़्यादा ठंड उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग में रहेगी। अनुमान भी आपको बता दिया। अब मध्य प्रदेश का तो आपने सब कुछ जान लिया, छत्तीसगढ़ का भी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी पारा घट रहा है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मैन पार्ट में ठंडी हवाएं चल रही हैं और पारा लगातार गिरता जा रहा है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सहयोगी ने हमारे ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है, देखिए। अंबिकापुर में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 6.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। दादा कितना ठंड है सरगुजा में? ठंडा बहुत ज़्यादा है। यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग अपना यहाँ लकड़ी जान दो कर हम लोग ताप रहे हैं, हम लोग ठिठुर रहे हैं। तापमान इस अंचल का कमोबेश लगभग सभी जगह है 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। अपने कान को, नाक को, सिर को हमेशा ढक के रखें।
जिस हिसाब से मौसम में करवट बदली है उसको लेकर पूरे प्रदेश में जहां ठंड का वातावरण बढ़ चुका है, वहीं सूरजपुर में भी ठंड का वातावरण काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठंड तो काफ़ी है और सूरजपुर में ठंडा जिला रहा है शुरू से, और जिला प्रशासन को अलाव की व्यवस्था इस साल नहीं पड़ रही, हर साल यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और प्रशासन को इसकी जानकारी है। प्रशासन को पहले से मुस्तैद रहना चाहिए, हर जगह अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। ठंड बहुत है, अपना ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था ना कि क्रिकेट से जुड़ी एक खबर आ रही है, और क्रिकेट से जुड़ी मतलब किसकी? भारतीय टीम की नहीं, विस्तार न्यूज़ की टीम। विस्तार न्यूज़ की टीम, अब जानते हैं क्रिकेट का मौसम है, अलग अलग न्यूज़ चैनल टूर्नामेंट में पहुंचे हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बल्लेबाजी कर, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने बल्लेबाजी कर टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। इस टूर्नामेंट के पहले रोचक मुकाबले में आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज़ को जीत हासिल मिली है। तस्वीरें देख लीजिए तस्वीर, देखिए तस्वीर, इसमें कौन कौन देख रहा है, दिखाइए भाई। देखिए इसमें मुकेश दरियाब दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें प्रवीण पांडे दिखाई दे रहे हैं, अनमोल तिवारी दिखाई दे रहे हैं, सौरभ दिखाई दे रहे हैं, रवि मिरी दिखाई दे रहे हैं, मृगेंद्र पांडे हैं, किशन हैं, ये सारे लोग, खोमन हैं, खुशी से झूम रहे हैं। हमारे मार्केटिंग और सेल्स के लोग भी हैं, हमारे एडमिन स्टाफ के लोग हैं। ये देखिए, इनकी आवाज़ सुनाइए भाई। ये देखिए, ये विस्तार न्यूज़ की टीम है, और विस्तार न्यूज़ पहली बार क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरा था। और विस्तार न्यूज़ कौन जुड़ा है मेरे साथ नितेश गर्ग जुड़ गए हैं, इनकी खुशियों में शामिल होना पड़ेगा। नितेश कहाँ हैं? नितेश टीम के साथ खड़े हैं, जरा सबसे बात कीजिए भाई। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने लोग खड़े हैं इनकी खुशी हमसे शेयर कीजिए। नितेश जी बिल्कुल, देखिए हम विस्तार न्यूज़ के दफ्तर में जीत कर आ चुके हैं, और ये तमाम टीम के मेंबर दिख रहे होंगे, आवाज और सभी के चेहरे से विस्तार सुनाई दे रहा है। और एक तरफ से सबकी खुशी सुनूंगा, क्या खुशी महसूस कर रहे हैं संपादक जी? बधाई दे रहे हैं। अरे ये तो सब संपादक जी का हमारे प्रेम है, जो हमको इतनी दूर से बधाई दे रहे हैं। बाकी आज विस्तार की टीम हमारी बहुत अच्छा खेली। हमारी ये जो लाल जर्सी है ना, ये पता है मैच वो लोग कहाँ हारे? बस ये लाल जर्सी पे हार गए। ठीक है मृगेंद्र जी, कप्तानी की आपने, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा रहा मैच? नहीं देखिए, मैच जब शुरू हुआ तो बहुत दबाव था, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने बॉलिंग की, क्योंकि हम टॉस हारे थे और हमको बॉलिंग मिली, तो जिस तरीके से हम लोगों ने बॉलिंग की वो काबिले तारीफ है। उसके बाद जो छक्कों की बौछार हुई, चाहे सौरभ ने छक्के मारे, चाहे सूरज ने मारे, एस का जो कॉम्बिनेशन था वो हम लोगों को जीत तक ले। ठीक है, जलेबी वलेबी चल रही है इधर, आप देख सकते हैं। सर को जलेबी खिलाना चाहूंगा। थैंक यू। मैं और लोगों से बात करूंगा, लेकिन सूरज से बात करना जरूरी है। इसने 4 छक्के मारे हैं और कई विकेट चटकाए हैं। सूरज, कैसा महसूस कर रहे हो संपादक जी सामने? जी बहुत अच्छा सर, आते तो और अच्छा लगता। ऐसा ही खेल हम आगे जारी रखेंगे और फाइनल में विस्तार का झंडा जरूर गाड़ेंगे। किसान, कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो मिस कर रहे हैं सर को कि जल्द से जल्द आए और हम फाइनल उठा कर आएंगे। सर ये पूरा टीम वर्क है और हम लोग कल फाइनल उठा रहे हैं। न्यूज की दुनिया में तो हम लोग छक्के लगाते आए हैं, लेकिन आज हमने क्रिकेट की दुनिया में भी छक्के लगा दिए हैं। संपादक जी आप आइए सर, फाइनल कब उठाएंगे? जिस जोश ठीक है, सीधे मुद्दे की बात, हम लेकर विस्तार का झंडा ठीक है, सीधे मुद्दे की बात। रवि जल्दी बताइए, रवि फाइनल का कब कल लेके आएंगे? वादा है। ठीक है, सीधे मुद्दे की बात ये है, देखिए विस्तार जिंदाबाद भाई। देखिए सीधे मुद्दे की बात नितेश ये है कि लाल जर्सी आप नहीं पहने हैं, आज आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कल आप भी जाइएगा, खेल कराइएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। देखिए होता क्या है, न्यूज़ चैनल के साथी जो होते हैं वो 24 घंटे काम करते हैं,
उनको वीकेंड में भी छुट्टी नहीं मिलती, वो खूब दिमाग से पजल होते हैं एकदम, जब देखो तब स्ट्रेस स्ट्रेस, ये खबर आ रही है, वो खबर आ रही है, ये खबर है। इसी बीच में देखिए अभी सब दफ्तर पहुंचे, इसी बीच में इन्हें थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, किसी टूर्नामेंट में थोड़ी सी जगह मिल जाती है, ये खेल लेते हैं और इतनी खुशी। अब देखिए उसमें ऑफिस का स्टाफ भी है, उसमें चाय पिलाने वाला भी है, जो सबसे ज्यादा छक्का मारा है, जिसने टीम को जीत दिलाई है, वो सोचिए। ठीक है, ये सब विस्तार परिवार के लोग हैं और इनकी खुशी आपके बीच में शामिल करना चाह रहा था। मैं आपको भी इस खुशी में शामिल करना चाह रहा था, इसलिए सब कुछ दिखा दिया। और देखिए कितने खुश थे, बस इनकी थोड़ी थोड़ी खुशी होती है और पूरा का पूरा ये विस्तार न्यूज़ प्रबंधन ये संस्थान की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह चल रहा है। और इसलिए हर किसी की खुशी, मुझे लगता है कि आपकी खुशी है, इसलिए आपसे सब कुछ बताना चाहिए। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चलिए अब खबरों की ओर वापस आते हैं और अगली खबर क्या है ये दिखा देते हैं। देखिए अबू झमाड़ के पाताल में पहुंचकर 25 लाख के नक्सली मार दिए। किसने मार दिए? किसने मार दिए? केवल सुरक्षा बल ही मार रहे हैं। और किसको मार रहे हैं? नक्सलियों को मार रहे हैं। बोलते बोलते गला सूख रहा है, इसलिए बीच बीच में चाय पीता हूं। मार्च 2026, बार बार कह रहा हूं, मार्च 2026, मार्च 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी है। लगभग 50 बार इस लाइन को मैंने पढ़ा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 25 लाख के नामी नक्सली को मार गिराया। मारे गए नक्सली का नाम रामचंद्र उर्फ कार्तिक है, जो उड़ीसा स्टेट कमेटी का सदस्य था। नक्सल संगठन में स्टेट कमेटी का सदस्य होना बहुत ऊंचे दर्जे का पद होता है, जिसमें बेहद खूंखार नक्सली शामिल रहते हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता देता हूं। चलिए सब कुछ आपको दिखा देता हूं। दक्षिण अबू झमाड़ के डोडरबेड़ा इलाके में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा के बड़े नक्सलियों की बैठक होनी थी, जिसमें नक्सल संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर समेत कई स्टेट कमेटी के मेंबर भी शामिल होने वाले थे। बस इसी बात की जानकारी पुलिस को लग गई, जिसके बाद जवानों ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसमें नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव जिले की डीआरजी टीम सर्च ऑपरेशन के लिए निकली। इन 4 जिलों के डीआरजी के साथ एसटीएफ और सीआरपीएफ की टीमें भी थी, जिसमें करीब 1500 से ज्यादा जवान शामिल थे। 12 दिसंबर को दक्षिण अबू झमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर कई बार मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जवानों ने 7 वर्दीधारी नक्सलियों को ढेर कर दिया था, मार गिराया था। मारे गए नक्सलियों में 5 पुरुष और 2 महिला नक्सली शामिल हैं। इन नक्सलियों पर कुल कितना इनाम था पता है आपको? 10, 20, 30 नहीं, 40 लाख रुपए का इनाम था मारे गए नक्सलियों पर। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? मारे गए नक्सलियों में 25 लाख का इनामी नक्सली रामचंद्र उर्फ कार्तिक भी है, जो उड़ीसा स्टेट कमेटी का सदस्य था और पश्चिम ब्यूरो का सचिव भी था। इसके पहले ये नल्ला मला फॉरेस्ट एरिया में पीपुल्स वार ग्रुप के लिए नक्सल गतिविधियों में शामिल था। रामचंद्र उर्फ कार्तिक ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। सोचिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके क्या कर रहे हैं? जंगल में लड़ाई कर रहे हैं और अपने सातिर दिमाग के जरिए नक्सलियों को टेक्निकल सपोर्ट देता था। साथ ही नक्सलियों के लिए सोशल इंजीनियरिंग का काम करता था। आदिवासियों को बहला फुसलाकर डरा धमकाकर ये नक्सली संगठन में शामिल कराता था। इसके पास नक्सल घटनाओं को अंजाम देने और रणनीति बनाने का लंबा अनुभव था। इसके मारे जाने से नक्सल संगठन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 5 लाख की इनामी नक्सली रैनी उर्फ रमीला मडकम को भी जवानों ने ढेर कर दिया है, जो पश्चिम बस्तर की ACM थी। साथ ही 10 लाख के 5 और इनामी नक्सली मारे गए, जिनमें कई प्लाटून मेंबर शामिल हैं। सुरक्षा बलों को घटना स्थल पर और भी खून के धब्बे दिखाई दिए थे, जिससे पता चलता है कि मुठभेड़ में और भी माओवादी या तो घायल हुए हैं या मारे गए। आगे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि हमारे सुरक्षा बल नक्सलियों को ढेर करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाए। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। इलाका से 7 महोदयों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। वर्ष 2024 में कुल 217 महोदयों का डेड बॉडी अभी तक बस्तर संभाग के अंदर रिकवर किए गए थे। माओवादियों के पास अभी एक ही विकल्प उपलब्ध है, हिंसा त्याग करके शासन की आत्मसमर्पण पुनर्वास पॉलिसी का लाभ उठाकर हथियार छोड़कर सरेंडर करें।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पाताल लोक में भी छिप जाएं, लेकिन हथियार उठाने वाले नक्सलियों को ढेर किया जाएगा, जिसके बाद जवान पाताल लोक में घुसकर नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। अबू झमाड़ का जंगल जो माओवादियों का गढ़ है, नक्सलियों की राजधानी है और जिसे माओवादी अपना सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। हमारे जवान उस क्षेत्र में जाकर एंटी नक्सल ऑपरेशन कर रहे हैं। पिछले 1 साल की बात करें तो नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर जिले के संयुक्त अभियान में 130 से ज्यादा नक्सली ढेर किए गए हैं, मारे गए हैं। सिर्फ नारायणपुर जिले में ही 56 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। ये आंकड़े बताते हैं कि अबू झमाड़ में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिल रही है। नक्सली रामचंद्र और अबू झमाड़ में नक्सल ऑपरेशन को लेकर क्या कह रहे हैं नारायणपुर के एसपी प्रभात, सुनना चाहिए आप, सुनिए। रामचंद्र, कार्तिक, लखनऊ और दशरू, दशरन्ना, साकेत भी शायद इसका नाम था, बड़ा लीडर है। बस्तर के आदिवासी या इससे पहले उड़ीसा, आंध्रा के आदिवासियों को बरगलाने और फिर उनका भरोसा जीतने, उनमें डर जनाने। हमारा काम था भरोसा जीतना, उनका काम था डर बढ़ाना। तो मेन काम तो वो ये करता था। ये जो धारणा है कि अबू झमाड़ नक्सलियों के लिए सुरक्षित है, यहाँ नक्सली सुरक्षित हैं, सब जगह के नक्सली यहाँ के रहेंगे, आखिरी लड़ाई यहाँ होगी, इस धारणा को तोड़ देना है। 8 महीने हुए हैं, एटलीस्ट धारणा तो टूटी है। बाकी नक्सली सुरक्षित छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है, अबू झमाड़ में भी नहीं है, बीजापुर में भी नहीं है, कांकेर में भी नहीं है, सुकमा कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमारे जवान हर मोर्चे पर नक्सलियों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। एसपी क्या बता रहे हैं? कहीं भी सुरक्षित नहीं है, किसी जिले में सुरक्षित नहीं है। संजय ठाकुर विस्तार से सुना रहे थे आपको, हमारे सहयोगी बस्तर के। हमारे जवानों की बंदूक से निकलने वाली हर गोली नक्सलियों के लिए काल है, इसीलिए कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं है जब नक्सलवाद के ताबूत में हमारे जवान आखिरी कील ठोकेंगे और मुझे छत्तीसगढ़ के हर एक रहवासी को, देश के हर एक नागरिक को इस बात की काफ़ी खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ भी नक्सलवाद से मुक्त हुआ। चलिए अब अगली खबर कौन सी है बता देता हूँ। अगली खबर कौन सी है भाई, देख लीजिए। अगली खबर है छत्तीसगढ़ में पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसका कनेक्शन बांग्लादेश से है। देख लीजिए, रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश भेजने की तैयारी है भाई साहब, बांग्लादेश भेजने की तैयारी है। कैसे? छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान घरों में जाकर जांच कर रहे हैं। पुलिस ने सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई की है और आगे भी ये अभियान चलता रहेगा। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बता देता हूँ। चलिए, आज क्यों ये खबर बता रहा हूँ ये बता देता हूँ। अवैध तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में 2 बड़ी कार्रवाई हुई है। तस्वीरें देखिए। पहला मामला दुर्ग जिले का है, जहां पुलिस ने 2 दिन के अंदर करीब 400 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। यहां अवैध तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ प्रशासन ने बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। और दूसरा मामला कवर्धा यानी कवर्धा कबीरधाम जिले का है, जहां बिना कानूनी अनुमति के रह रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के इस अभियान अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर कर रही है। पुलिस का जो ये अभियान है वो अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लेकर कर रही है। चलिए अब दोनों मामले आपको विस्तार से बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं दुर्ग जिले से। यहाँ 2 दिनों में पुलिस सर्च अभियान चला रही है, 2 दिनों से चला रही है। पुलिस ने पहले भिलाई के हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में सर्च अभियान चलाया। इसके बाद अब भिलाई के सेक्टर 5 और सेक्टर 6 में यह अभियान चलाया गया, जिसमें 15 से ज़्यादा थानों के टीआई और सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने इलाके में दबिश दी। इस दौरान सभी स्लम इलाकों के 7 लेबर बस्तियों में पुलिस के जवान पहुंचे और हर घर में जाकर दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें से 20 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। 15 दिसंबर को भी पुलिस ने भिलाई में करीब 350 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। ये सर्च अभियान बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी को लेकर चलाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है, सुनिए। सुखरंदन राठौर एडिशनल एसपी हैं दुर्ग, कुछ बता रहे हैं, सुनना चाहिए। ये जस्ट एक रूटीन जांच है जिसके तहत ऐसे लोग जो बाहर से आकर के यहाँ निवासरत हैं और बिना किसी सूचना दिए थाना क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, हमारे जिले में निवास कर रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। ऐसे बाहरी लोगों को पहचान की जा रही है और जिन लोगों ने अपने निवास, अपने एड्रेस छुपा करके यहाँ रह रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी की गई। दुर्ग की बात हो गई, अब बात करते हैं कवर्धा कबीरधाम जिले की। यहाँ पुलिस पिछले 3 दिनों से लगातार एक्शन मोड में है। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर अवैध तरीके से रहने वाले लोगों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस को ऐसे कई संदिग्ध लोग मिले जिनके दस्तावेजों पर पुलिस को संदेह है, यानी कि शक है।
ऐसे करीब 50 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की। बाहरी लोगों द्वारा बिना अनुमति के रहने को लेकर पुलिस ने BNS की धारा 128 के तहत मामला भी दर्ज किया है। वहीं कबीरधाम जिले के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बाहरी लोग यहां फर्जी वोटर ID और आधार कार्ड बनवाकर रह रहे हैं। इसको लेकर कबीरधाम जिले के कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने एक जांच कमेटी भी बनाई है, जो एक डिप्टी कलेक्टर की अगुवाई में जांच कर रही है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए। देखिए। लगातार शिकायतों के बाद अब जो बाहरी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्यवाही होनी शुरू हो गई है। आपत्तिजनक लोग हैं, उन पर अगर गलत करते हैं तो कानून के खिलाफ काम करते हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही होनी ही चाहिए। पहले शांति था कमरदा शहर, अब एक से के मतलब जैसे आदमी घुस चुके के परेशानी कर रहे हैं, मतलब हर चीज में। उनको तो हल्ला उल्ला करना है, और यहाँ पे जो व्यापारी व्यवस्था है, जो व्यापार खास कर व्यापारी लोग जो है उनके लिए भी बहुत इन लोग नुकसानदायक है। इनके पुलिस की रेड में लगभग 20 लोगों ने पकड़े, जेखर पास न तो आधार कार्ड है, न तो लीगल पता है, और कहाँ से आए कोई ठिकाना नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो बिना किसी वैध दस्तावेज के या बिना किसी आधार कार्ड या एड्रेस प्रूफ के यहाँ पर में रह रहे थे। पुलिस ये सर्च अभियान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चला रही है, ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति जिसके बारे में किसी को भी जानकारी ना हो, वो व्यक्ति किसी बड़ी घटना को अंजाम ना दे सके, कोई अपराध ना कर सके। छत्तीसगढ़ में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लोगों को लेकर डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा है, जो भी संदेही है उनकी जांच होनी चाहिए। डिप्टी CM विजय शर्मा क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। संदेही जो भी है जांच होनी चाहिए भाई, कौन है, कहां से आए हैं, कैसे रह रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई अभिप्राय है या क्या है, इन सब की जांच होनी चाहिए। और चल भी रही है जांच भी। डिप्टी CM विजय शर्मा के बयान से लगता है कि गैर कानूनी तरीके से रहने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी, और ऐसा होना भी चाहिए। इस तरह के अभियान चलते रहने चाहिए, ताकि प्रदेश में रह रहे संदिग्ध लोगों की पहचान की जा सके और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। नमस्कार।